हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 17 है और आज इस क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में मराठा साम्राज्य व मराठा साम्राज्य के अधीन जो पेशवा वंश था, पेशवाओं के को समाप्त किया था और हमने अपने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बारे में भी पढ़ा था और किस प्रकार से आंग्ल मराठा जो युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे, उनके बारे में भी देखा था। तो आज इस वीडियो में हम अपना जो नया टॉपिक है हमारा मैसूर साम्राज्य, उसको हम देखेंगे। मैसूर साम्राज्य में दो बहुत ही महत्वपूर्ण व शक्तिशाली शासक रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ निरंतर युद्ध किया है। पहले शासक थे हमारे हैदर अली और दूसरे थे उनके ही पुत्र टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो जब 18वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में कुछ अनेक राज्यों का उदय हुआ था और उनमें से ही एक राज्य था आपका मैसूर। तो देखिए कि 18वीं शताब्दी में अनेक नए राज्यों का उदय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण भारत में हैदराबाद के बाद दक्षिण भारत में हैदराबाद में निजामों का शासन चल रहा था। तो हैदराबाद के बाद हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ था वो था मैसूर सत्ता व मैसूर वंश। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो वंश था हमारा मैसूर में, जो स्टार्टिंग में जो वंश था वो था हमारा वाडियार वंश व यादव वंश। और वाडियार वंश या फिर इसे यादव वंश और मैसूर वंश भी कहा जाता है। तो ये जो वंश था ये शुरू में हमारा 1612 ईस्वी में विजयनगर का ही हिस्सा था और जब विजयनगर का पतन होना शुरू हो जाता है तो जो छोटे छोटे वंश होते हैं वो छोटे छोटे वंश धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करते हैं और उनमें से ही एक वंश था हमारा मैसूर वंश। मैसूर का एक राजा था जो था हमारा राजा चिक्का कृष्ण राज। मैसूर का जो शासक था वह वाडियार वंश का जो राजा था चिक्का कृष्ण राज। चिक्का कृष्ण राज का शासन चल रहा था और चिक्का कृष्ण राज के शासन में 2 मंत्री थे। ये कहा जाता है कि ये चिक्का कृष्ण राज तो सिर्फ नाम के मंत्री थे, परंतु जो सत्ता थी, जो शक्तिशाली जो निर्णय लिए जाते थे वो 2 मंत्रियों के द्वारा लिए जाते थे। पहले जो मंत्री हैं वो हैं हमारे नंजाराम व इन्हें नंदराज भी कहा जाता है और दूसरे जो मंत्री हैं वो हैं हमारे देवराज। जो हमारे निंजाराम व नंदराज मंत्री हैं इनके पास जो विभाग था, ये जिस विभाग के मंत्री थे वो था हमारा राजस्व व वित्त विभाग, मतलब ये एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर थे। दूसरे जो हमारे मंत्री हैं वो हैं हमारे देवराज और देवराज जो मुख्य सेनापति था, जो मैसूर सेना थी उस मैसूर सेना का जो मुख्य सेनापति था वो था हमारा देवराज। और कहा जाता है कि ये जो 2 मंत्री थे इन दोनों मंत्रियों ने जो राजा था हमारा कृष्ण राज, इस कृष्ण राज को कठपुतली बनाया हुआ था। सारे जो निर्णय लिए जाते थे वो इन 2 मंत्रियों के द्वारा लिए जाते थे कि 2 मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति को अपने हाथों में ली हुई थी। उसके बाद इन दोनों का जो अपना शासन चलता है, इस मतलब राजा का चिक्का कृष्ण राज का शासन चलता है और इन मंत्रियों का अपना कार्य व शासन चलता है। इसी बीच में हैदर अली का जन्म होता है और हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में होता है, कोलार व कर्नाटक में होता है। हैदर अली का एक सामान्य परिवार में जन्म होता है और इसके जो पिता हैं वो हैं हमारे फतेह मोहम्मद। उसके बाद जब हैदर अली का जन्म हो जाता है तो हैदर अली का शुरू से ही सेना अभ्यास करता रहता है और ये धीरे धीरे नंदराज की सेना में भर्ती हो जाता है और 1749 में मैसूर की सेना में साधारण सैनिक बन जाता है। हैदर अली सबसे पहले
मैसूर की सेना में सैनिक बनता है 1749 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हैदर अली जो थे, हैदर अली अशिक्षित थे, मतलब हैदर अली को पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी वो मैसूर के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक बने थे, क्योंकि वह एक बुद्धिमान, साहसी और लगनशील व्यक्ति थे। हैदर अली का एक सलाहकार था, वो सलाहकार था खंडेराव नामक ब्राह्मण। खंडेराव नामक जो ब्राह्मण था वो हैदर अली को सलाह दिया करता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब 1749 के बाद हैदर अली सेना में भर्ती हो गया था, तो धीरे धीरे वो अपनी बुद्धिमता से व अपनी बहादुरी से उसने मंत्री निंजाराम को प्रभावित किया था, और वह 1755 में डिंडीगुल का सूबेदार बन गया था। 1755 में जब वह डिंडीगुल का सूबेदार बन जाता है, तो वह एक आधुनिक शस्त्रागार बनाता है, मतलब एक शस्त्रागार की स्थापना करता है। और हैदर अली जो ये शस्त्रागार की स्थापना करता है डिंडीगुल में, वो इसे बनाने में फ्रांसीसियों की मदद लेता है। और ये कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि हैदर अली और फ्रांसीसी जो थे उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता था, और इसी वजह से जो अंग्रेजों का संघर्ष चलता था हैदर अली से, वो इसी वजह से चलता था कि हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हैदर अली पे जब धीरे धीरे से पावर आ जाती है, तो वो 1761 में निंजाराम की सत्ता से निंजाराम की हत्या कर देता है, और निंजाराम को सत्ता से हटा देता है, और खुद मैसूर राज्य पर अधिकार कर लेता है, वह मैसूर राज्य पर अपना शासन स्थापित कर देता है। तो हैदर अली का जो शासन शुरू हुआ था, जो इसने मैसूर पर अपनी सत्ता स्थापित करी थी, वो करी थी इसने 1761 में, जब इसने निंजाराम नामक मंत्री को की हत्या कर दी थी और खुद मैसूर की सत्ता स्थापित कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हैदर अली ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसने मराठा सरदारों को, हैदराबाद के निजामों को और अंग्रेजों की सेना को पराजित किया था, और इन्हें पराजित करता करता वो मद्रास तक पहुंच गया था, मतलब उसने अपना साम्राज्य मद्रास तक पहुंचा लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हैदर अली ने अपने शासनकाल में कुछ सिक्के चलवाए थे, और उनमें से एक सिक्के पर भगवान शिव व पार्वती माता के चित्र अंकित थे। तो पार्वती माता व भगवान शिव के चित्र अंकित थे हैदर अली के सिक्कों पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा हैदर अली ने अपनी राजधानी बनाई थी, और हैदर अली ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। श्रीरंगपट्टनम को एरेंगापट्टनम भी कहा जाता है। हैदर अली ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, और श्रीरंगपट्टनम को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो है हमारा एरेंगापट्टनम। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सेना प्रशिक्षण भी दिया था, मतलब अपनी सेना को उसने इस तरीके से कुशल बनाया था कि वो कोई भी युद्ध ना हारे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हैदर अली ने संगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई थी, और हैदर अली ने ही शारदा पीठ की स्थापना में धन दिया था। दोबारा से देखिए कि संगेरी मंदिर था, और संगेरी मंदिर की मरम्मत के लिए, उसका पुनर्निर्माण के लिए हैदर अली ने उसकी मरम्मत करवाई थी, और साथ के साथ ही शारदा पीठ की स्थापना में धन भी दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1766
1766 में हैदराबाद के निजाम व अंग्रेजों ने हैदर अली पर आक्रमण किया था। जिस प्रकार से अंग्रेजों का दबदबा था, तो अंग्रेजों के साथ हैदर अली व हैदर अली के जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, उनके 4 युद्ध हुए थे, जिन्हें हम आंगल मैसूर युद्ध भी कहते हैं। तो पहले जो 2 युद्ध थे, पहला और दूसरा युद्ध, पहले युद्ध में हैदर अली थे, दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो जो हमारा पहला युद्ध है, प्रथम आंगल मैसूर जो युद्ध है हमारा, इसका जो कार्यकाल रहा था वो हमारा 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। तो पहला मैसूर युद्ध जो चला था वो 1767 से लेके 1769 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रथम आंगल जो मैसूर युद्ध था, यह युद्ध शुरू में तो ये वैसे तो हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, मतलब मैसूर के बीच में, परंतु अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों की सहायता की जा रही थी। शुरू में निजाम, हैदराबाद के निजाम और मराठा व अंग्रेज, और अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो थे हमारे स्मिथ। तो एक तरफ थे अंग्रेज, मराठा सरदार व हैदराबाद के निजाम, और दूसरी तरफ थे हैदर अली। परंतु जब युद्ध शुरू होता है तो हैदर अली हैदराबाद के निजामों को 25 लाख रुपए का लालच दे देते हैं, और हैदराबाद के निजाम युद्ध में अंग्रेजों का साथ छोड़ देते हैं और हैदर अली के साथ मिल जाते हैं। जब हैदराबाद के निजाम हैदर अली के साथ मिल जाते हैं तो हैदर अली इस युद्ध में अंग्रेजों को हरा देता है। हैदर अली का साथ दिया जाता है निजामों के द्वारा और हैदर अली जीत जाता है। और हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था। तो वह कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था? तो वो थे हैदर अली। हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। और जब हैदर अली जीत गया था तो हैदर अली ने मंगलोर पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। इस युद्ध में, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में, जो गवर्नर जनरल था उस समय, वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेरेलस्ट। इस युद्ध में, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में एक संधि होती है, और वो संधि है हमारी मद्रास की संधि, जो 1769 ईस्वी में हुई थी। और इस युद्ध का जो समाप्ति हुई थी वो मद्रास की संधि से ही हुई थी। 1769 में यह संधि हुई थी। जब हैदर अली प्रथम आंगल युद्ध को जीत जाता है तो 1776 ईस्वी में हैदर अली खुद को राजा घोषित कर देता है। उसके बाद हैदर अली का अंग्रेजों के साथ संघर्ष जारी रहता है। तो उसी दौरान अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, परंतु फ्रांसीसियों के हैदर अली के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे, और इसी वजह से अंग्रेज जो थे वो हैदर अली पर आक्रमण किया करते थे। तो जब द्वितीय आंगल युद्ध शुरू होता है, तो द्वितीय आंगल युद्ध शुरू तो होता है 1780 से लेकर 1784 तक, परंतु अंग्रेजों के द्वारा कुछ घटनाएं की जाती हैं 1780 से पहले। जैसे 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों वाले माहे पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया था, और ये कहा जाता है कि ये एक खुली चुनौती थी हैदर अली को। तो आगे चलकर 1780 में हैदर अली के द्वारा कर्नाटक पर आक्रमण किया जाता है। 1780 में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था, और यह द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई थी। जब हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया था 1780 ने, तो हैदर अली ने
अंग्रेजी जर्नल जॉर्ज वैली को पराजित करके अर्काट को जीत लिया था। दोबारा से देखिए कि 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था, और जब कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था तो एक अंग्रेजी जर्नल था जॉर्ज वैली, और जॉर्ज वैली को हराकर उसने आर्काट पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1781 में अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो 1781 में हैदर अली का सामना होता है आयरकूट जर्नल से, और आयरकूट जो जर्नल था उसको भेजा जाता है उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कि जाइए और हैदर अली को पराजित करिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो जर्नल आता है आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित कर दिया था, परंतु इस युद्ध से आयरकूट को कोई भी लाभ नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1782 में हैदर अली ने दोबारा से अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया था, और यह कहा जाता है कि इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे निजाम व मराठा सरदार। जब 1782 में दोबारा से हैदर अली ने अंग्रेजों की सेना को पराजित कर दिया था, परंतु इस युद्ध में हैदर अली बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। जब हैदर अली जख्मी हो जाते हैं तो 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की जब मृत्यु हो जाती है तो इस युद्ध को हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान संभालता है। दोबारा से देखिए एक बारी कि 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था, और कर्नाटक पर जब आक्रमण कर दिया था तो द्वितीय युद्ध की शुरुआत हो गई थी, और जब द्वितीय युद्ध की शुरुआत हो गई थी तो हैदर अली ने अंग्रेज जनरल जॉर्ज वैली को पराजित करके आर्काट को जीत लिया था। यह सब देख रहा था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग, और लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग ने आयरकूट को भेजा था। आयरकूट जो अंग्रेजी सेनापति था उसको भेजा था हैदर अली का सामना करने के लिए, और परिणाम स्वरूप आयरकूट ने हैदर अली को 1781 में पोर्टनोवा के युद्ध में पराजित कर दिया था, परंतु इस युद्ध से आयरकूट व अंग्रेजों को कोई भी फायदा नहीं हुआ था। संघर्ष जारी था, और 1782 ईस्वी में हैदर अली ने दोबारा से आक्रमण किया अंग्रेजों पर और अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया था, परंतु इस युद्ध में जब आक्रमण किया था 1782 में तो हैदर अली बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जब हैदर अली बुरी तरह से जख्मी हो जाता है तो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, परंतु इस युद्ध में हैदर अली का जो साथ थे वो थे हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को 1784 तक इस युद्ध को जारी रखा था। जब दोनों पक्षों की तरफ से संघर्ष चल रहा था तो अंत में जाकर एक संधि होती है। इस युद्ध को विराम करने के लिए, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संधि होती है, और वो संधि होती है मंगलोर की संधि। और इस संधि के तहत ये तय किया जाता है कि मैसूर व अंग्रेज इन दोनों ने जो एक दूसरे के क्षेत्र को जीता है उसे वो वापस करेंगे। ध्यान से देखिए कि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में होती है मंगलोर की संधि 1784 में, और हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा था उसमें हुई थी मद्रास की संधि 1769 में। तो इस प्रकार से इस संधि से, मंगलोर की संधि से दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है।
जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है तो उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ये कहता है कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मतलब लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह मतलब लॉर्ड मैकार्टनी संधि के बाद भी कर्नाटक को खो देगा। तो ये कथन कहा था उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। उसके बाद जो मैसूर का शासक बनता है वो बनता है उनका ही पुत्र टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान का जो कार्यकाल चलता है वो 1782 से लेकर 1799 तक चलता है, जब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। टीपू सुल्तान जो थे, टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की तरह ही राजनीति दूरदर्शिता में निपुण थे, मतलब राजनीतिक दूरदर्शिता में टीपू सुल्तान अपने पिता जैसे ही थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, मतलब दक्षिण भारत का नेपोलियन उपाधि, दक्षिण भारत के नेपोलियन उपाधि दी जाती है। नेपोलियन कौन थे? नेपोलियन थे फ्रांसीसी शासक, फ्रांसीसी योद्धा। उन्हीं के नाम पर अन्य जो शासक हैं भारत में उन्हें उपाधि दी जाती है, जैसे दक्षिण भारत का नेपोलियन तो कहा जाता है टीपू सुल्तान को, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ईरान का इस शासक ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था जो था नादिर शाह, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जब उन्होंने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह को हराकर वो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन तख्ते तौस जिसे कहते हैं उसे ले गया था। तख्ते तौस जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। तो ये था नेपोलियन की कहानी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा शासक था। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा शासक था और वो अन्य बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी रखता था, जैसे अरबी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा और कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान रखता था। टीपू सुल्तान पढ़ा लिखा था, परंतु टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली एक अशिक्षित व पढ़े लिखे नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीपू सुल्तान ने नए प्रयोग करने चाहे और नए प्रयोगों में टीपू सुल्तान ने नई मुद्राएं चलाई, नई माप तोल की इकाई इस्तेमाल करी और नवीन संवत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित श्री रंगनाथ नरसिंह का मंदिर, जिसे गंगाधरेश्वर के मंदिर भी कहा जाता है, उसकी पूजा में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया था। टीपू सुल्तान एक मुस्लिम था, परंतु उसने जो उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में एक मंदिर में एक पूजा होती थी और उस पूजा में टीपू सुल्तान ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी बनाई थी हैदर अली ने, वह वही राजधानी रही थी टीपू सुल्तान के समय में भी, श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। तो जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि टीपू सुल्तान ने जागीर देने की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था। जागीर देने की प्रथा तो समाप्त कर दी थी टीपू सुल्तान ने, परंतु टीपू सुल्तान 1/3 हिस्सा, मतलब 33%, 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में लेता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि टीपू सुल्तान ने एक कथन बोला था, एक बात बोली थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, मतलब कि शेर की तरह
एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। मतलब टीपू सुल्तान का यह मानना था कि शेर की तरह एक दिन जियो, ना कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जियो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि टीपू सुल्तान का जो जन्म हुआ था वो 1750 ईस्वी में हुआ था, मैसूर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीपू सुल्तान की आत्मकथा, टीपू सुल्तान की आत्मकथा का नाम है तारीख ए खुदारी, जिसमें हमें टीपू सुल्तान की जीवनी व टीपू सुल्तान के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान को एक उपाधि दी थी और वो उपाधि थी अशांत आत्मा। टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा की उपाधि दी थी थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने खुद को बादशाह घोषित कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीपू सुल्तान ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों के साथ व्यापार करने का प्रयत्न किया था, वह व्यापार भी किया था। और उनमें से जो विदेशी देश हैं वो हैं हमारे रूस, अरब व चीन। इन देशों के साथ टीपू सुल्तान ने व्यापार करने का प्रयत्न किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी, वह जैकोबियन क्लब का वह नागरिक बना था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में आकर टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना करी थी, वह जैकोबियन क्लब का वह सदस्य भी था। तो जैकोबियन क्लब का सदस्य बनने के बाद टीपू सुल्तान ने खुद को नागरिक टीपू व टीपू नागरिक कहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा शासक था और टीपू सुल्तान अरबी, तुर्की, कन्नड़ भाषा, उर्दू भाषा इनको जानता था। तो टीपू सुल्तान ने अरबी नामों का इस्तेमाल करके, अरबी भाषा व अरबी नामों का इस्तेमाल करके अरबी कैलेंडर चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टीपू सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, जिन पर टीपू सुल्तान ने जो सिक्के चलाए थे उन सिक्कों पर टीपू सुल्तान का नाम लिखा हुआ था। तो टीपू सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, परंतु टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली ने सिक्के चलाए थे और उन सिक्कों पर भगवान शिव व पार्वती माता के चित्र अंकित थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीपू सुल्तान के दरबार में दो मंत्री थे। पहले मंत्री थे पूर्णिया और दूसरे मंत्री थे कृष्णराज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में मंदिरों में पूजा होती थी। तो टीपू सुल्तान ने संगेरी मंदिर की मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीपू सुल्तान ने शारदा पीठ की स्थापना में भी धन दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1784 में जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है मंगसौर की संधि से, तो 1784 में टीपू सुल्तान मैसूर राज्य को 7 प्रांतों में बांट देता है। ध्यान से देखिए कि जब 1780 से 1784 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि पे समाप्त हो जाता है, तो 1784 में टीपू सुल्तान मैसूर राज्य को 7 प्रांतों में बांट देता है। और टीपू सुल्तान के शासनकाल में जो प्रांत होते थे उन प्रांतों को आसफी टुकड़ी कहते थे। प्रांतों को आसफी टुकड़ी कहा जाता था टीपू सुल्तान के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि प्रेरणा संलग्न अनुरोध व्यवस्था के द्वारा अधिकाधिक भूमि को जोता जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीपू सुल्तान ने अपने दूत मंडल भेजे थे विदेश में।
वह विदेशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए, वह विदेशों में अपनी सत्ता व जान पहचान बढ़ाने के लिए टीपू सुल्तान ने अपना जो दूत मंडल था उनको विदेशों में भेजा था। और विदेशों में उन्होंने अरब, कुस्तुनतिनिया, जिसे आज के समय में इस्तांबुल भी कहा जाता है, काबुल, मॉरिशस, फ्रांस, तुर्की और टेगु, तो इन विदेशों में, इन विदेशी देशों में टीपू सुल्तान ने अपने दूत भेजे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि टीपू सुल्तान ने गुमास्ती में मस्कट, आरमुज, अदन को नियुक्त किया था। उसके बाद टीपू सुल्तान का अपना व्यापार, अपना शासनकाल चल रहा था। तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के साथ में संघर्ष जारी थे और अंग्रेजों का साथ दिया जा रहा था हैदराबाद के निजाम व मराठा सरदारों का। तो अंग्रेजों ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत करी थी और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से लेकर 1792 तक चला था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जो कारण बताया था इस युद्ध का, जो मैसूर पे जो आक्रमण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेजों का साथ दिया जा रहा था हैदराबाद व मराठा सरदारों का, तो अंग्रेजों ने जो कारण बताया था वो था कि अंग्रेजों ने कहा कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से समझौता किया है, क्योंकि मैसूर, हैदर अली, टीपू सुल्तान के बहुत अच्छे संबंध थे फ्रांसीसियों से और फ्रांसीसियों के दुश्मन थे अंग्रेज। तो इस प्रकार से अंग्रेज जो थे वो मैसूर व टीपू सुल्तान से भी उनके संघर्ष जारी थे। तो अंग्रेजों का यही कहना था कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से समझौता किया है। पहला कारण था ये। और दूसरा कारण था कि टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया है। तो यह दो कारण बताए थे अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरफ थे टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, और अंग्रेजों का जो साथ दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था हैदराबाद निजाम व मराठा सरदारों का। जब अंग्रेज, निजाम और मराठा सरदारों ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया था, वह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, तो इन तीनों के द्वारा टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया जाता है। टीपू सुल्तान का जो नेतृत्व कर रहा था इस युद्ध में वो था मिडोज नामक सेनापति टीपू सुल्तान का नेतृत्व कर रहा था। और 1791 में जब अंग्रेज, निजाम, मराठा सरदार मिलकर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देते हैं तो मिडोज के नेतृत्व में टीपू सुल्तान पराजित हो जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और परिणाम स्वरूप मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ेगा। दूसरी जो शर्त थी वो थी कि सहयोगी, मतलब टीपू सुल्तान के जो सहयोगी थे, जो टीपू सुल्तान का साथ दे रहे थे, उन्हें भी अंग्रेजों की सेना में भर्ती होना पड़ेगा। तीसरी जो शर्त थी कि 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान को देने पड़ेंगे अंग्रेजों को। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना था कि टीपू सुल्तान ने अपने 2 पुत्र भी अंग्रेजों के दरबार में रखे थे या अंग्रेजों को अपने 2 पुत्र भी दिए थे। तो ये थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस समय जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये था हमारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद आता है हमारा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध।
क्योंकि संघर्ष जारी थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई थी 1792 में और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, परंतु फिर भी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के साथ में संघर्ष जारी थे और इसी वजह से टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे चलकर 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें एक तरफ तो थे टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ जो अंग्रेजों का साथ था, जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो किया जा रहा था लॉर्ड वेलेस्ले, हैरिस व स्टुअर्ट के द्वारा। मतलब तीन लोग आप मिलकर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और वो तीन लोग थे वेलेस्ले, हैरिस और स्टुअर्ट। और परिणाम स्वरूप इसमें भी निजाम व मराठा सरदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और टीपू सुल्तान जो थे वो 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ले के द्वारा एक सहायक संधि चलाई गई थी और सहायक संधि में जिस किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा या खुद अपना कोई पुत्र नहीं होगा तो उसको सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और सहायक संधि से ही टीपू सुल्तान ने सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी, परंतु जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो मैसूर राज्य को सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजी राज्य में, अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें मद्रास की संधि होती है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मंदसौर की संधि होती है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में उसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाता है और मैसूर को सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया जाता है। जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं करते हैं और टीपू सुल्तान 1799 में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो अंग्रेजों का मैसूर पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, मतलब अधिकार वो कर लेते हैं। तो अंग्रेज मैसूर का शासक बनाते हैं कृष्णराज द्वितीय को। कृष्णराज द्वितीय जो वाडियार वंश व यादव वंश के थे उनको मैसूर का शासक बना देते हैं और कृष्णराज द्वितीय अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी जिसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ले ने करी थी, सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं और मैसूर के शासक बन जाते हैं। तो ये थी हमारी जो कंप्लीट क्लास थी मैसूर के बारे में, जिसमें हमने हैदर अली, टीपू सुल्तान शासक के बारे में पढ़ा था और किस प्रकार से 4 युद्ध हुए थे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1769 जिसमें मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। दूसरा युद्ध हुआ था जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो था 1780 से लेकर 1784 जिसमें मंगलोर की संधि हुई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें जो 1790 से लेकर 1792 तक चला था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चौथा युद्ध था 1799 में जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हमने जो हमारा टॉपिक किया है मैसूर के शासक, जिसमें हमने हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा है। तो आइए हम इनके MCQ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हैदर अली किस राज्य के शासक थे? तो हैदर अली मैसूर राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैदर अली मूल रूप से किस पद पर कार्यरत थे? तो हैदर अली
मुख्य रूप से सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैदर अली ने शासन की भागदौड़ किस वर्ष संभाली थी। तो हैदर अली जो शासक बना थे मैसूर के, वो 1761 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी। तो हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। और इस युद्ध के बाद 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो 1784 तक टीपू सुल्तान ने इस युद्ध की भागदौड़ संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है। तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में शहीद हुए थे। तो टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में शहीद हुए थे, जो हमारा 1799 में हुआ था। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, और श्रीरंगपट्टनम की ही संधि हुई थी तीसरे युद्ध में। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरे युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुई थी, जब टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो मद्रास की संधि से हुई थी, और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के शासनकाल में हुआ था, जो 1780 से लेके 1784 तक चला था, परंतु 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि कौन सी थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर की संधि जो थी वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, और यह संधि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में समाप्त हुआ था, तब यह संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड वेलेजले। लॉर्ड वेलेजले को ही सहायक संधि का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैदर अली ने किस यूरोपीय शक्ति से मित्रता की थी। तो जो हैदर अली व टीपू सुल्तान के जो संबंध थे वो फ्रांसीसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, इसी वजह से उनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष जारी रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैदर अली का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में था। तो हैदर अली का जो शासन था वो मुख्यतः दक्कन के क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान ने किस धातु के रॉकेट विकसित किए थे। तो टीपू सुल्तान ने लोहे धातु के रॉकेट विकसित किए थे। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान ने किस देश से कूटनीतिक संबंध बनाए थे। तो टीपू सुल्तान ने अपने पिता की तरह फ्रांसों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान किस संधि से सबसे ज्यादा अधिक आहत हुआ था। तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी 1792 में, उससे सबसे ज्यादा आहत हुए थे, क्योंकि टीपू सुल्तान ने इस संधि के तहत अपना आधा राज्य अपने जो सहयोगी थे उनको अंग्रेजों को दे दिया था, और 3 करोड़ रुपए और अपने 2 पुत्र भी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो टीपू सुल्तान का प्रतीक चिन्ह है शेर, और इसीलिए इन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। प्रथम युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो हमारी मद्रास की संधि से हुई थी, जो 1769 में हुई थी। पहले युद्ध में मद्रास की संधि से हुई थी, दूसरे युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी, तीसरे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और चौथे युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो तृतीय युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद मैसूर राज्य कमजोर हो गया था। तो मैसूर राज्य चौथे युद्ध के बाद, मैसूर राज्य मतलब तीसरे युद्ध के बाद कमजोर हो गया था, जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। वह मैसूर आधा राज्य, मैसूर का आधा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मैसूर शासक हैदर अली टीपू सुल्तान के बारे में थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं। थैंक यू।